नमस्कार, स्वागत है आपका गुरु वन ट्यूब पर। आज से मैं आप लोगों को इस चैनल पर रेगुलर दिखूंगा। मैं एक सीरीज चला रहा हूं, जीएस का एक सेट चला रहा हूं, है ना। और यदि ये सेट आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए एक कंप्लीट सेट होगा। और मेरा मानना है कि आपका जो भी जीएस किसी भी एग्जाम में जिसमें जीएस पूछा जाता है आएगा, यहाँ से जरूर होगा। इसी क्रम में इस सेट का आज 44वां, इस सीरीज का आज हम लोग 44वां सेट करने जा रहे हैं। ठीक, इसके पहले का सेट यदि आप लोग करना चाहें तो मेरे एक दूसरे चैनल जिसका नाम T1B स्टडी है ना, T1B स्टडी है ना। यदि इसके पहले का सेट आप लोग करना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया सेट। पहला क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था, है ना। कौन था? महमूद गजनवी था। फिरदौसी उतबी थे। ठीक, फिरदौसी और उतबी कौन थे? तो यह महमूद गजनवी के दरबारी थे, है ना। फिरदौसी और उतबी महमूद गजनवी के दरबारी थे, जिसमें फिरदौसी बेसिकली क्या था? तो फिरदौसी एक कवि था, है ना, जो कविताएं लिखता था। और उतबी क्या था? उतबी एक इतिहासकार था। ओके, उतबी इतिहासकार था और फिरदौसी कवि था। यह दोनों महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उतबी की पुस्तकें, है ना। उतबी की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो इसकी पुस्तकें हैं किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी। ये दोनों उतबी की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी, है ना। कौन है? फिरदौसी जो है वह शाहनामा के लेखक हैं। और यह शाहनामा फारसी भाषा में लिखी गई है ना। किस भाषा में? फारसी भाषा में। आगे है, महमूद गजनवी के साथ भारत आया। तो महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया? तो वह अलबरूनी था, है ना। 11वीं शताब्दी में अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। ओके, अलबरूनी का एक और कौन सा नाम है? तो अलबरूनी का एक और नाम है अबू रेहान, है ना। इसका और नाम क्या है? अबू रेहान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था, है ना। पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वह अलबरूनी ही था। और अलबरूनी ने एक पुस्तक भी लिखी हुई है ना। इसकी एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है किताब उल हिंद, है ना। क्या नाम है? किताब उल हिंद। देखो, किताब उल यामनी एक अलग पुस्तक है जिसको उतबी ने लिखा है। किसने लिखा है? उतबी ने लिखा है। और अलबरूनी ने जो पुस्तक लिखा हुआ है उसका नाम किताब उल हिंद है। ठीक, यदि यामनी आ जाए तो कौन लिखा है? यामनी आए तो उतबी ने लिखा है और हिंद आए तो अलबरूनी ने लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो मैंने क्या बताया? अलबरूनी था। आगे है, महमूद गजनवी की मृत्यु, है ना। मैंने बताया हुआ है कि गजनी या गजनवी दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी, है ना। कब हुई थी? 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य का असली संस्थापक था वह गौरी था, है ना। इसका कहीं कहीं इसको गौरी के नाम से भी देखा जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी या फिर मोहम्मद गौरी भी देखा जाता है कहीं कहीं। अब इसके पहले कई मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए, लेकिन वह सिर्फ लूटपाट करते थे, है ना। लूटपाट करके भारत से धन संपत्ति को लेकर के अपने देश चले जाते थे। और उसमें
जो मोहम्मद गोरी था यह प्रथम ऐसा आक्रमणकारी था जिसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। आगे है मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण और विजय कौन सी थी? तो प्रथम आक्रमण मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर किया, है ना। भारत में प्रथम आक्रमण कहां? मुल्तान पर किया और यह विजयी हुआ, है ना। ठीक, कब? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर सर्वप्रथम आक्रमण किया और विजयी हुआ मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय, ठीक, किससे हुई? तो भीम सेकंड से मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय हुई और यह जो युद्ध हुआ था वह 1178 ईस्वी में हुआ था। ओके, 1178 ईस्वी में भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई? तो मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को, है ना। कब हुई थी? 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने कर दी थी, है ना। किसने की थी? खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है स्वेज नहर कहां पे स्थित है? तो स्वेज नहर जो है वह मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में स्थित है ना। कहां पे? मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में स्वेज नहर स्थित है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से, है ना। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है कौन सी नहर? स्वेज नहर। ओके, इसकी टोटल लंबाई कहीं कहीं 193 किलोमीटर देखने को मिलता है, तो कहीं पुरानी जो बुकें हैं वहां 164 किलोमीटर भी देखने को मिलता है, लेकिन लेटेस्ट आंकड़े जो हैं वह 193 किलोमीटर के ही आसपास है इसकी लंबाई। ठीक, आगे है स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? तो स्वेज नहर का जो निर्माण है यह 1859 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई और 10 साल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। कब? 1869 ईस्वी में, है ना। 17 नवंबर 1869 ईस्वी को यह स्वेज नहर संचालित कर दी गई, है ना। ठीक, कब? 17 नवंबर 1869 ईस्वी को। एक बार ऐसा भी समय आया जब इस नहर को बंद करना पड़ा था, है ना। 1967 ईस्वी में जब सारी मुस्लिम कंट्रीज ने मिल करके इजराइल पर आक्रमण कर दिया था, है ना, उस समय इस स्वेज नहर को मिस्र ने बंद कर दिया था। ठीक, 1967 ईस्वी में, और 8 साल के बाद 1975 ईस्वी में इसे फिर से मिस्र के द्वारा रीओपन किया गया था। ओके, आगे है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, है ना। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है ना। अनुच्छेद 29 में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क में, है ना। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और यह अनुच्छेद 21 क में वर्णित है। ओके, इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 क में है। आगे है मलेरिया रोग का वाहक। तो मादा एनोफिलीज जो मच्छर हैं यह मलेरिया रोग का वाहक है, मादा एनोफिलीज मच्छर। आगे मलेरिया रोग से प्रभावित अंग, तो प्लीहा, है ना। प्लीहा जो है वह मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है। इसे तिल्ली के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे स्प्लीन बोला जाता है। ठीक, क्या? स्प्लीन। नेक्स्ट है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो विटामिन सी जो है वह मानव मूत्र से उत्सर्जित होता है। ओके, आगे एनडीसी एक संस्था है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद एक संस्था है। कैसी? गैर संवैधानिक। ओके, कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक है। नियोजन से तात्पर्य, ठीक है, नियोजन से तात्पर्य आर्थिक नियोजन से है। ठीक है, इसके बारे में मैं विस्तृत वर्णन करूंगा, मैं जब इकोनॉमिक्स की क्लासेस लूंगा, है ना, पर्टिकुलर, तो इसे बताऊंगा कायदे से।
इकोनॉमिक्स के काफ़ी ऐसे टर्म हैं जिनको बिना कार्य से एक्सप्लेन किए नहीं समझाया और बताया जा सकता है। ओके, तो इसको अभी के लिए ऐसे ही जान लीजिए। आगे है आर्थिक नियोजन संबंधित है, तो 7वीं अनुसूची से आर्थिक नियोजन संबंधित है। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है, तो 0 और 1 का, है ना, 0 और 1 का प्रयोग बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। ओके, ठीक, तो ये रहा आज आपका 44वां सेट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।